आज है शनिवार तारीख 6 जनवरी और आप सुनने जा रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का 150वां अंक। इस विशेष अंक में हम कार्यस्थल पर बढ़ते हादसों के बारे में बात करेंगे। पिछले साल सिलक्यारा में एक सुरंग के धंस जाने के कारण यह मुद्दा गर्मा गया था। वहां फंसे 41 मजदूरों को 17 दिन की जद्दोजहद के बाद 28 नवंबर 2023 को बचाया जा सका। लेकिन मुल्क में कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति काफी गंभीर है। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो ने 28 नवंबर से जब गिनती करना शुरू किया तो पता चला कि दिसंबर खत्म होने तक औद्योगिक हादसों में 60 जानें गईं, यानी औसतन हर दिन ड्यूटी पर 2 मजदूरों की मौत हुई। इस गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं स्वास्थ्य और सुरक्षा विशेषज्ञ हाइनर कोनन। हाइनर ट्रांस इंफॉर्मेशनल एक्सचेंज नेटवर्क के कोऑर्डिनेटर हैं, जो दुनिया भर में फैले वृहद सप्लाई चेन के मजदूरों का एक साझा मंच है। हाइनर के साथ यह बातचीत हमने अंग्रेजी में रिकॉर्ड की थी, जिसका तर्जुमा आप हिंदी में सुनने वाले हैं। यह चर्चा अंग्रेजी के अपने मूल रूप और बांग्ला में भी उपलब्ध है। आप हमारे YouTube चैनल वर्कर्स कनेक्ट रेडियो पर इस अंक को अपनी पसंद की भाषा में सुन सकते हैं। हाइनर, वर्कर्स कनेक्ट रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि स्थिति काफी गंभीर है, तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा में चूक या कमी के मुख्य कारक क्या हैं? देखिए, इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है। इन सब के मूल में है मुनाफा। जब हम स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात करते हैं तो पहला मुद्दा सामूहिक सुरक्षा का है, जो कि दुनिया भर में देखा गया है कि आमतौर पर 99% तक हादसे होने से बचाने में कारगर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक आरा मशीन है। अब 2-3 तरीके हैं। एक है कि यदि आरा मशीन के रास्ते में कोई भी बाधा आए, जैसे कि किसी मजदूर का हाथ आ जाए, तो मशीन काम करना बंद कर दे, यानी उससे हादसा होने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। दूसरा तरीका है कि आप मजदूर को ज्ञान देते रहिए कि देख भाई, इसमें हाथ मत डालना। पहले वाली मशीन लाजमी है कि थोड़ी खर्चीली होगी, इसके लिए निवेश करना होगा, यानी बात मुनाफे पर पहुंच गई। अगर मशीन खुद बंद होने वाली होगी तो सभी मजदूर सुरक्षित हैं। मान लीजिए कि अगर गलती से ही किसी मजदूर ने या फिर जानबूझकर ही किसी मजदूर ने अपना हाथ आरा मशीन में दे दिया और वह बंद हो जाए तो हादसा नहीं होगा। और ऐसी तकनीकें मौजूद हैं। तो सवाल बस यही बच जाता है कि क्या कंपनियां इन तकनीकों पर खर्च करना चाहती हैं या नहीं। दूसरी बात यह है कि इतना खर्च करने से आसान है कि सारा दोष जो है वो मजदूरों पर डाल दो। टाई नेटवर्क ने दुनिया भर में देखा है कि जब कोई हादसा होता है तो उसका पूरा इल्ज़ाम कंपनियां मजदूरों पर डाल देती हैं। कुछ मामलों में हो सकता है कि मजदूर की भी गलती हो, पर यह सवाल तो पूछना ही होगा कि आखिर गलती क्यों हुई। हमने देखा है कि काम चाहे जैसा भी हो, किसी भी उद्योग में हो, चाहे शहरी हो, ग्रामीण हो, भवन निर्माण मजदूर हो या ऑटो सेक्टर का मजदूर हो, सब पर दबाव बनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, उत्पादन दो, प्रोडक्शन कम नहीं होना चाहिए। मैनेजर और सुपरवाइज़र सर पर सवार रहते हैं, दबाव डालते हैं। तो ऐसे में गलतियां होनी ही हैं। और कई बार मजदूर सुरक्षा उपायों को खुद दरकिनार करते हैं, क्योंकि उन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कम से कम समय में पूरा करने का दबाव होता है। और यह उत्पादकता का पूरा मामला मुनाफे का है। मुनाफा कंपनी कमाती है और दोष जो है वो मजदूर के सर पर डाल देती है। सुरक्षा उपायों में खर्च ना करके भी मैनेजमेंट पैसे बचा लेता है, और हादसा होने पर क्या है कि मुआवजे के नाम पर बस थोड़ा सा पैसा देना है, इतने ही में बात खत्म हो जाती है। मेरा दूसरा सवाल आपके जवाब से ही जुड़ा है। आपने कहा कि कंपनियां और सुपरवाइजर दबाव डालते हैं कि सुरक्षा नियम को दरकिनार करो। कई बार नौकरी खोने का भी डर होता है कि काम अगर पूरा नहीं हुआ तो नौकरी जाएगी। कंपनियां मुनाफे के लिए सुरक्षित तकनीक में निवेश तो नहीं करती, लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि व्यक्तिगत सुरक्षा पर बड़ा जोर है, जिसे हम अंग्रेजी में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पीपीई कहते हैं, जैसे मास्क या हेलमेट वगैरह। तो पीपीई के बारे में हाइनर आपके क्या विचार हैं? अरे, ये तो बड़ा मुद्दा उठा दिया है आपने, लेकिन ये बहुत अहम सवाल है। हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि आप कहीं की भी बात कर लें, जर्मनी, ब्राज़ील, यूएसए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या फिर एशिया में, एशियन देशों को भी अगर आप देखें, या फिर यूरोप में जहां मैं काम करता हूं, यह व्यक्तिगत स्वास्थ्य का धंधा जो है वो चमक गया है। पीपीई का पूरा मार्केट बूम कर रहा है। कंपनियां मजदूरों को बता रहे हैं कि विटामिन खाओ, दूध पियो, सेब खाओ और स्वस्थ रहो। कहीं आप देखेंगे कि योग सप्ताह मनाया जाने लगा है कि योग कीजिए हफ्ते भर। इसके पीछे जो सोच है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि मजदूर को ही जिम्मेदार बना दो। उससे कहो कि देख भाई, काम की स्थिति तो बदलने वाली है नहीं, तो खुद को मजबूत बना ले, दूध पी ले, मास्क पहनकर स्वस्थ रहे। यह वही दोष देने वाला खेल है। और टाई नेटवर्क ने अपने रिसर्च में भी पाया है कि ज़्यादातर मजदूर यही मानते हैं कि वे ही जिम्मेदार हैं। अगर कोई हादसा हो गया है तो ये उनकी गलती से ही हुआ है।
आईएलओ की अगर रिसर्च आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि 70% मजदूर यही मानते हैं कि गलती उनकी है। और इसी रिसर्च में यह भी बताया गया है कि डिप्रेशन जो है वो बस इस सदी का सबसे बड़ा रोग नहीं है, बल्कि कार्यस्थल पर सबसे बड़ा मामला है। और इतनी समझ तो अब डिप्रेशन के बारे में बन ही गई है कि हम सब जानते हैं कि डिप्रेशन में इंसान खुद को दोष देना शुरू कर देता है, खुद पर गुस्सा निकालता है कि सब मेरी ही गलती है, जबकि समस्या जो है वो बाहर है। वो समस्या कंपनी की है, मुनाफे की है, व्यवस्था की है। समस्या असल में ये है कि कंपनी असल मुद्दे पर काम ही नहीं करना चाहती है, वो बस अपना मुनाफा बढ़ाना चाहती है। तो आप चाहे जितना सेब आम अमरूद खा लो, जितना भी योग कर लो, जब तक असल मुद्दे पर काम नहीं होगा तो हादसे होते रहेंगे, चोटें लगेंगी ही। यहाँ पे ये खिलाड़ियों जैसा हाल है। अगर आप बिना आराम के खेलते रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, आपका स्टैंस सही नहीं है, तो आप चाहे जितने अच्छे जितना मर्जी हो आप जूते पहन लें, कपड़े पहन लें, लेकिन इंजरी तो होगी ही। आज नहीं होगी, कल होगी। तो मामला साफ है कि मजदूर को दोष देना आसान है और किफ़ायती भी है, इसलिए पीपीई का पूरा खेल चल रहा है। लेकिन एक बात और इससे जुड़ी हुई है कि इससे मजदूरों की एकता भी टूटती है। अगर लोग एक टीम में, एक ग्रुप में काम कर रहे हैं और उसके ऊपर टारगेट पूरा करने का दबाव है और कोई एक मजदूर जो है वो बीमार पड़ जाता है, तो सब उसी को बात सुनाते हैं। समस्या इस व्यवस्था की है जहां आपसे दबाव में काम कराया जा रहा है। आप जितना काम कर सकते हैं उससे ज़्यादा बड़ा टारगेट लगाया गया है, लेकिन आप दोष देने लगते हो अपने साथी मजदूर को कि देखो इसकी बीमारी की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। तो मुद्दा है कंपनी और व्यवस्था का, लेकिन आप गाली दे रहे हो अपने ही साथी को जो बेचारा पहले से बीमार है। तो मजदूर और यूनियन स्थिति में लड़ने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? आपकी क्या सलाह है? देखिए, सबसे पहला आसान तरीका तो है कि मजदूरों से ही पूछिए कि उनको क्या लगता है, समस्या कहाँ है, क्या कुछ बदलाव कर इस स्थिति को बदला जा सकता है। हम जो काम करते हैं वह हमसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता है, वैसे ही मजदूरों से बेहतर उनके काम को कोई नहीं समझता। तो हम एक विधि का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम हेल्थ मैपिंग कहते हैं। इसमें हम मजदूरों के साथ कार्यशालाएं करते हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि कैसे उनके काम को बेहतर बनाया जा सकता है। और मजदूर कई तरह के सुझाव लेकर आते हैं, उनके पास बहुत से आइडियाज़ होते हैं। ऐसी ही एक घटना जर्मनी में डाइमलर नाम के कंपनी में हुई, जहां मजदूरों ने बताया था कि यहाँ हादसा हो सकता है, लेकिन कंपनी नहीं मानी। और कुछ दिन के बाद वहाँ एक दुर्घटना में मजदूर की जान चली गई। बिल्कुल जैसा मजदूरों ने बताया था ऐसा हो सकता है वही हुआ। बाद में फिर कंपनी ने सारा खर्चा किया, बदलाव किए। ऐसे ही हमने ब्राज़ील में भी देखा है। तो बात मजदूरों को इज्जत देने की, उनकी समझ को आदर देने की है। सुरक्षा सुनिश्चित करना आसान है, लेकिन ऐसा करने की पहले इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरी बात वही है जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि सुरक्षा सामूहिक होनी चाहिए। मतलब मशीन ऐसी हो कि दुर्घटना होने ही ना दे। मजदूर जो हैं वो 8 घंटे से ज़्यादा ही काम करते हैं। लगभग हर मजदूर 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक काम कर रहा है, और ऐसे में थक कर कभी ना कभी गलती हो ही सकती है। काम का दबाव भी बहुत रहता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आरा मशीन खुद ही बंद हो जाए तो नुकसान से बचा जा सकता है। और आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आसानी से उपलब्ध है और मजदूरों के बहुत काम आ सकती है टेक्नोलॉजी। आपने बहुत ही रोचक बातें बताई हैं, लेकिन ये आखिरी वाली जो बात है टेक्नोलॉजी की, मेरा अगला सवाल उससे जुड़ा है। टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। ऐसे में आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी कैसे स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों को प्रभावित करने वाली है? इसका तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन मैं पहले यह साफ कर दूं कि हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं। सबसे पहले यह समझने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी कोई आसमान से तो उतर नहीं रही है, मनुष्य ही इसे बना रहा है। तो इसकी भी अपनी एक सियासत है, अपनी पॉलिटिक्स चल रही है। इसके सामाजिक पहलू भी हैं। अक्सर जो टेक्नोलॉजी हम देखते हैं और जिससे हम चिढ़ते हैं कि यह सब कुछ बर्बाद कर देगी, ये मज़दूरों के हित में नहीं है, तो उसका कारण है कि उस टेक्नोलॉजी के निर्माण में उन लोगों की कोई बात सुनी ही नहीं गई है। जब वे उसके निर्माण में शामिल ही नहीं हैं तो ये उनके हित की बात होगी कैसे? तो जब मुनाफाखोर कंपनियां टेक्नोलॉजी का विकास करेंगी तो निश्चित ही वे अपने बारे में सोचेंगी और अपने ही हित की बात करेंगी। मजदूरों का और खून चूसा जाएगा, उन पर और दबाव बढ़ेगा। और यही हम दुनिया भर में देख रहे हैं कि मजदूरों पर नियंत्रण बढ़ रहा है। और ना सिर्फ मजदूरों पर नियंत्रण, बल्कि काम कैसे होगा और काम की प्रक्रिया कैसी होगी, इस पर भी टेक्नोलॉजी का असर है। इतिहास में भी हमने देखा है कि प्रबंधन अपने काम की निगरानी करता है, जिसे हम टेलरिस्टिक नियंत्रण के नाम से जानते हैं, जहां कोई सुपरवाइजर लगातार आपके काम को देखता रहता है और बार बार सुधार करने के लिए टोहका देता रहता है। या फिर क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे हम जर्मनी में कहते हैं कि मजदूरों के दिमाग से सारा सोना चुरा लो, उनके दिमाग से सारा आइडिया ले लो। ऐसा करने के लिए कंपनी क्या बढ़िया जाल बिछाती है,
मैनेजमेंट कहेगी कि आप तो परिवार का हिस्सा हैं, आप हम सब लोग मैनेजमेंट सब एक परिवार हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ाइए, प्रोडक्शन बढ़ाने से मुनाफा बढ़ेगा तो सबका फ़ायदा होगा, तो आप ही कोई आइडिया दीजिए कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है। वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मज़दूर अपना काम समझता है और मज़दूर इस झांसे में आ जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो इस स्थिति को और भयावह बना रही है। अब देखिए कि अमेज़ॉन जैसी कंपनी, वहाँ पे मज़दूरों के हाथ में स्कैनर पकड़ा दिए गए हैं। ये स्कैनर सारी जानकारी रिकॉर्ड कर रहा है, हर हरकत की खबर रख रहा है, और यह सारे स्कैनर आपस में जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो अमेज़ॉन के सभी गोदाम में काम कर रहे लोग इससे नियंत्रित हो रहे हैं। अगर आप ज़रा भी ढीले पड़ेंगे तो स्कैनर बता देगा कि ये चल ठीक से काम कर। तो इससे दबाव बढ़ रहा है। लगातार आपकी गतिविधि एक मशीन रिकॉर्ड कर रहा है और आपको बता रहा है कि आपको अपना काम कैसे करना है। मतलब बिना आपकी इजाज़त के कंपनी को बहुत सारी जानकारी मिल रही है, जिसका इस्तेमाल वह मज़दूरों के खिलाफ कर रही है। तो इससे टेक्नोलॉजी मज़दूरों के खिलाफ बलवान होती जा रही है। आपको अगर मैं जर्मनी का उदाहरण दूं तो यहाँ ज़ारा नाम की एक कंपनी है, ये कपड़े बेचते हैं, और ज़ारा के दुकानों में काम करने वाले लोगों का काम सॉफ्टवेयर ने इतनी बारीकी से समझ लिया है कि अब वो घंटे के हिसाब से काम का विभाजन करता है। कंपनी चाहे तो घंटे के हिसाब से लोगों को ठेके पर रख सकती है, सारा काम ठेके के हिसाब से होगा और घंटे के हिसाब से काम ठेके पर दिया जाएगा। तो धीरे धीरे काम का यही तरीका बन जाएगा और इसकी देखा देखी अन्य कंपनियां भी ऐसा ही करेंगी, क्योंकि ठेके पर काम कराने में कंपनी को बहुत मुनाफा है। लेकिन कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां मजदूरों ने ऐसे समझौते किए हैं, ऐसी कलेक्टिव बार्गेनिंग हुई है कि कंपनी द्वारा बनाए जा रहे सॉफ्टवेयर में उनकी भी हिस्सेदारी है। मतलब कंपनी कौन सी टेक्नोलॉजी लाएगी, उसका विकास कैसे होगा, उन सब में मजदूरों की भी सलाह ली जाएगी। और वहाँ हम देख रहे हैं कि स्थिति बहुत ही अलग है। वहाँ टेक्नोलॉजी मजदूरों के हक में काम कर रही है, काम को आसान बना रही है, दबाव नहीं बढ़ा रही है। वो टेक्नोलॉजी जो है वो मजदूरों के हित में है, और दबाव कम होने की वजह से दुर्घटनाएं भी कम हो रही हैं। अगर मजदूर टेक्नोलॉजी की बनाने में शामिल होंगे, उसके निर्माण में शामिल होंगे, तो टेक्नोलॉजी निश्चित ही उनकी सहायक बन सकती है। आपने पहले स्वास्थ्य मानचित्रण यानी हेल्थ मैपिंग की बात की, इसके बारे में थोड़ा विस्तार में और बताइए। यूनियन कैसे इसका इस्तेमाल कर कार्यस्थल को बेहतर बना सकती हैं, और क्या यूनियन इसके इस्तेमाल से मजदूरों तक पहुंच सकती हैं, नए सदस्य बना सकती हैं? ये एक अहम मुद्दा है, क्योंकि पिछले 20-25 साल के अपने अनुभव में हमने जाना है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा मजदूरों को एकजुट करने का एक जरिया बन सकता है। अगर आप मजदूरों से दोस्ती बना लें तो वे खुलकर बात करते हैं कि काम पर किस बात का स्ट्रेस है या प्रोडक्शन पे किस तरह से परेशान किया जा रहा है उत्पादकता बढ़ाने के लिए। और इनमें से कोई भी मुद्दा व्यक्तिगत नहीं है, ये सभी सामूहिक मुद्दे हैं, यानी ये सबको प्रभावित करते हैं। एक तरह से देखें तो हम बस इसी पुरानी विधि का इस्तेमाल हेल्थ मैपिंग में कर रहे हैं। एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां मजदूर खुलकर बात कर सकें, फिर वहां से इन बातों को लेकर सामूहिक रणनीति बन सके कि कौन से मुद्दों को उठाना है, क्या मांग करनी है। और इसी तरह से हेल्थ मैपिंग का विकास भी हुआ है, सामूहिक रूप से हुआ है। हमने सीखा है और इसे बेहतर बनाया है। शुरुआती दौर में कनाडा और यूएसए के अनुभव थे, जिसे हमने मेक्सिको और बाद में ब्राज़ील में और पैना किया। फिर इसका एक्सपेरिमेंट एक तरह से समझिए हमने जर्मनी में किया और बाद में और देशों में इसको ले गए। तो पूरी प्रक्रिया लगातार सीखने और सामूहिक रूप से इसे बेहतर बनाने की है। और ये एकदम साधारण विधि है जिसमें हम कार्यशालाएं करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, लोगों को साथ में लाते हैं, बिठाते हैं, बातचीत करते हैं। शुरुआत के लिए उनको अपने ही एक शरीर का डायग्राम बनाने के लिए कहते हैं, एक फ़ोटो बनाने के लिए कहते हैं। फिर कहते हैं कि उस जगह बिंदु लगाओ, गोला घेरो जहाँ कहीं आपको दर्द है या और कोई स्वास्थ्य समस्या है। तो जब सब लोग निशान लगाने लगते हैं तो साफ दिखाई देता है कि यह समस्या एक मजदूर की नहीं है, किसी अकेले की नहीं है, सब लोग एक जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो फिर लोग खुलने लगते हैं, फिर वो अपने डर, अपने अनुभव एक दूसरे को बताने लगते हैं। और धीरे धीरे ये कार्यशाला में फिर लोग खुद ही इसको चलाने लगते हैं, वे एक समूह की तरह सोचने लगते हैं और वर्ग चेतना का विकास शुरू होता है। फिर दूसरे चरण में हम पूछते हैं कि यह काम के बाहर भी आपको कैसे प्रभावित करता है, जैसे कि आपके निजी जीवन में इसका क्या प्रभाव है। तो फिर लोग अपने निजी जीवन के बारे में, अपने बच्चों के बारे में बात करने लगते हैं, अपने परिवार की बात करने लगते हैं। इससे वे समझने लगते हैं कि कैसे उनका काम उनके पारिवारिक जीवन को, उनके सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। फिर इसमें घरेलू हिंसा के मुद्दे, महिलाओं के ऊपर जो बोझ है, सामाजिक असमानता जो है, जेंडर आधारित असमानता जो है, उसका भी मुद्दा आता है चर्चा में। तीसरे चरण में हम इन समस्याओं के मूल कारणों पर बात करते हैं
कैसे मुनाफा इन सारी चीज़ों को प्रभावित करता है इस पर बात करते हैं, फिर कैसे इसको अपने हक में बदला जा सकता है इसके बारे में सुझाव मांगते हैं। देखिए, लोगों के पास अपनी समस्या हल करने के सुझाव होते हैं, वो केवल उनसे पूछने की देरी है। फिर चौथा पड़ाव यही है कि इन मुद्दों को उठाने के लिए एकजुटता और समूह बनाना जो ज़रूरी है, इस पर चर्चा होती है, जिसमें यूनियन का गठन करना भी शामिल है। तो दुनिया के कई हिस्सों में हमारे सफल अनुभव रहे हैं इसको लेकर। इस विधि का इस्तेमाल करके हमने साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील के जो ऑटो वर्कर्स हैं उनको जोड़ा, फिर कपड़ा उद्योग में काम करने वाले जर्मनी, इंडिया और बांग्लादेश के मज़दूरों को जोड़ा। और जब सब लोग आपस में बात करते हैं तो देखते हैं कि समस्या एक जैसी ही है। मजदूरी हर जगह कम है, काम बहुत जोखिम भरा है, बहुत ही बदन तोड़ काम करना पड़ता है, और तब वर्ग चेतना विकसित होती है। और इसी तरह से एक यूनियन जो है वो अपना विस्तार कर सकती है, एक यूनियन और शक्तिशाली हो सकती है जब वो मज़दूरों को खुल के बोलने का मौका दे, और जो जी कठिनाइयाँ हैं वो सामूहिक कठिनाइयाँ हैं ये समझा सके। इससे ही वर्ग चेतना आगे बढ़ती है। हाइनर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ बहुत रोचक बातचीत हुई। आप स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विशेषज्ञ हाइनर कोहन के साथ हमारी चर्चा सुन रहे थे। यदि हेल्थ मैपिंग के बारे में आप और अधिक जानकारी पाना चाहते हो या इससे जुड़े आपके कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट कर हमें बताएं। हम हाइनर से आपका सवाल जरूर पूछेंगे। आपको हमारा यह विशेष अंक कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। आप हमसे मोबाइल नंबर 9811105738 पर भी बात कर सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात देश दुनिया की खबरों के साथ। तब तक के लिए दें इजाजत।